Hello and welcome back friends in another very important video lecture from Unique Lab Sciences. And in this video lecture we are going to learn about the PCR और polymerase chain reaction. तो आज का हमारा टॉपिक है PCR. तो जानते हैं कि PCR या polymerase chain reaction क्या होती है। 2020 से पहले जिसे सिर्फ बायोलॉजिक वाले स्टूडेंट ही पढ़ते थे, आज उसे बच्चा, बूढ़ा और जवान सभी पढ़ रहे हैं। जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, कहीं पर न्यूज पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, पीसीआर जरूर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब से कोविड-19 पेंडेमिक शुरू हुआ है, बच्चा पीसीआर का नाम जपने लगा है। अब पीसीआर क्या होता है ये वो जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ये तो वो जानते हैं कि पीसीआर के द्वारा क्या किया जाता है, कोविड-19 का टेस्ट किया जाता है। अब वो जो पीसीआर होती है वो थोड़ा डिफरेंट पीसीआर होता तो वही है, उसमें भी कॉन्सेप्ट तो वही लगता है, उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसलिए उसमें थोड़ा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम आरटी-पीसीआर रख दिया। होता तो वही है। अब होता क्या है पीसीआर? देखो पीसीआर के द्वारा क्या किया जाता है, एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज की जा सकती है। कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल हो उसकी मल्टीपल कॉपीज की जा सकती है, वो भी बहुत कम समय में की जा सकती है। तो अभी ये पीसीआर टेक्निक किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से एक छोटे से डीएनए से बहुत सारी कॉपीज बनाई जा सकती है और इसके क्या यूज है वो हम सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीसीआर टेक्निक यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की। तो इसकी खोज की थी कैरी मुलिस ने। 1985 में। अब देखो, अब पीसीआर के लिए क्या चाहिए होता है, एक डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है, छोटा सा डीएनए है, मान लो हमारे पास ये डीएनए है। अब इस डीएनए से हमें इसकी 1000 कॉपी बनानी है, तो ये 1000 कॉपी पीसीआर मशीन में बहुत कम समय में ही बनाई जा सकती है। और वो किस प्रकार से बनाई जाएगी? तो कॉपी बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, डीएनए। जैसा डीएनए का सिंथेसिस नेचुरली होता है तो वहां पर टेम्पलेट की आवश्यकता होती है, तो इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है, कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है, कुछ प्राइमर्स की आवश्यकता होती है। तो वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, डीएनए टेम्पलेट। कि जब भी डीएनए का सिंथेसिस होता है तो वो किसी टेम्पलेट पर ही होता है। तो डीएनए का टेम्पलेट कौन सा होगा, जिस डीएनए का हम कॉपी कर रहे हैं वही डीएनए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लिया हमने, उसका डीनेचुरेशन किया जाता है तो 2 टेम्पलेट प्राप्त हो जाते हैं, तो वही डीएनए क्या होता है, टेम्पलेट के रूप में यूज में लिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, प्राइमर की आवश्यकता होती है। मैंने जब आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था तब आपको बताया था मैंने कि जब भी डीएनए का सिंथेसिस होता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, तो उसको पहले एक छोटे टुकड़े की आवश्यकता होती है। जैसे इस पर डीएनए का सिंथेसिस होता है तो पहले एक आरएनए का टुकड़ा जुड़ा होता है, उसके आगे 3 प्राइम OH खुला रहता है, उसके आगे नया डीएनए सिंथेसिस किया जाता है। तो प्राइमर की आवश्यकता होती है। तो नेचुरल कंडीशन में तो जो प्राइमर होता है वो कौन सा प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर। जो प्राइमर का टुकड़ा होता है वो छोटा फ्रेगमेंट होता है, वो किसका होता है, आरएनए का बना होता है। लेकिन पीसीआर में जो प्राइमर यूज में लिया जाता है वो कौन सा प्राइमर होता है, डीएनए प्राइमर। कौन सा प्राइमर होता है, डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर क्यों होता है? क्योंकि डीएनए प्राइमर ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि पीसीआर जो प्रोसेस होती है वो हाई टेम्परेचर पर होने वाली प्रोसेस है। यदि आरएनए प्राइमर्स यूज में लेंगे तो ये स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब नेचुरल कंडीशन में डीएनए का सिंथेसिस होता है तो आरएनए प्राइमर यूज में आता है, लेकिन जब पीसीआर करते हैं तो हम वहां पर डीएनए प्राइमर यूज में लेते हैं, जिनकी लंबाई होती है 10 से 20 बेस पेयर। ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, ज्यादा छोटे भी नहीं होते। ज्यादा छोटे अगर ले लिए तो वो कोई गलत साइड पर जाकर जुड़ सकते हैं, इसलिए ज्यादा बड़े भी नहीं लेते हैं, ज्यादा छोटे भी नहीं लेते कि वो फिक्स साइड पर ही जाकर जुड़े। तो यहाँ पर प्राइमर्स की आवश्यकता होती है। इनको ओलिगो प्राइमर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये थोड़े ज्यादा तो बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, तो इनको ओलिगो प्राइमर्स 10 से 20 बेस पेयर इनकी लंबाई होती है। इसके बाद में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद में रिक्वायर्ड होती है डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज क्या कार्य करता है आपको पता है, डीएनए का सिंथेसिस का मेन कार्य कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो प्राइमर जुड़ जाता है टेम्पलेट के आगे, उस प्राइमर के आगे नया डीएनए का सिंथेसिस कर देता है, इसके आगे नया डीएनए का सिंथेसिस कर देगा। तो अब नेचुरल कंडीशन में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, जैसे ह्यूमन में कोई डीएनए पॉलीमरेज है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर ही वो कार्य कर रहा है। तो यदि उसको ज्यादा टेम्परेचर पर हम प्रोसेस करवाने की कोशिश करेंगे तो उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, वो खुद डीनेचर हो जाएगा, तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो और जैसा कि आपको पता है पीसीआर हाई टेम्परेचर पर होने वाली प्रोसेस है, तो वहां पर कुछ ऐसा एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रह सके।
तो ऐसा एंजाइम प्राप्त किया गया था जिस ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा जो खुद हाई टेम्परेचर पर रहता है। तो हाई टेम्परेचर रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया। उन आर्की बैक्टीरियाओं से एक डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया गया था, टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा ये पॉलीमरेज काम में लिया जाता है किसमें? पीसीआर में। जो कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस जो गर्म झंडे होते हैं, गर्म पानी के झंडे होते हैं, उनमें यह बैक्टीरिया पाया जाता है जिसमें से टेक डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया गया जो हाई टेम्परेचर 90 to 98 डिग्री पर भी क्या रह सकता है? एक्टिव रह सकता है। और आजकल इसके अलावा भी दूसरे डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर में काम में लिए जा सकते हैं जैसे पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज जो पायरोकोकस फ्यूरियोसिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था। बीएचटीई ये डीएनए पॉलीमरेज है जो लिया गया था बेसिलस स्टीरियोकोर्बोफिलस से। एक है टीटीएच जो लिया गया था थर्मस थर्मोफिलस से। तो ये भी जो डीएनए पॉलीमरेज है पीसीआर में काम में लिए जाते हैं। लेकिन जो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज लिया गया था पीसीआर में काम, वो था टेक डीएनए पॉलीमरेज, जिसका अभी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद में लास्ट में क्या आवश्यकता होती है कभी भी डीएनए के सिंथेसिस करने के लिए कि डीएनए जिससे बना होता है वो सामग्री तो हमें चाहिए होती है। डीएनए किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? डिओक्सी न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिओक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं डीएनए में। कौन कौन से? एक तो डिओक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिओक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिओक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डिओक्सिन थायमिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 4 प्रकार के हमें ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है जो क्या कर सकते हैं? डीएनए का निर्माण करेंगे। तो ये है रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि पीसीआर की प्रोसेस किस प्रकार से कंप्लीट होती है, कि कौन कौन सी इसमें फेज होती है और किस प्रकार से एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए का निर्माण कर लिया जाता है। अब देखते हैं पीसीआर की प्रोसेस के बारे में, किस प्रकार से पीसीआर कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीसीआर 3 फेज में कंप्लीट होती है। कौन सी फेज होती है वो 3? पहली फेज होती है डीनेचुरेशन, दूसरी फेज होती है एनिलिंग और तीसरी फेज होती है डीएनए सिंथेसिस। अब देखो ये तीनों फेज किस प्रकार से कंप्लीट होती है और एक डीएनए से बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो ये जो पीसीआर प्रोसेस होती है, एक मशीन होती है, उस मशीन में क्या होता है? मिक्सचर डाल दिया जाता है। उस मिक्सचर में मैंने पहले भी बताया कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। डीएनए टेम्पलेट, डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? टेक डीएनए पॉलीमरेज। और जो डीएनए टीपीज होते हैं यानी डिओक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वो डाले जाते हैं। वो सारा मिक्सचर उसमें डाल दिया जाता है। अब उसमें क्या किया जाता है? टेम्परेचर को कम ज्यादा किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पर ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? मान लो हमारे पास कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट है मान लो। तो इस डीएनए की हमें मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है। तो ये डीएनए ले लिया जाता है और साथ में मशीन में जो डीएनटीपी और दूसरे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, बाकी एंजाइम वगैरह यूज में ले लिए जाते हैं। और ये सबसे पहले प्रोसेस की जाती है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर पहली स्टेप होगी डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन कैसे होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड में बदल जाता है। तो डीनेचुरेशन होता है 93 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अलग अलग जीनोम के लिए अलग अलग हो सकता है। ह्यूमन के लिए 93 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? डीएनए डीनेचर हो जाता है। तो डीएनए डीनेचर होने के बाद में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 2 क्या प्राप्त हो गए? हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्राप्त हो गए। अब ये दोनों क्या करते हैं? टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। और पीसीआर की सेकेंड स्टेप चालू होती है, कौन सी? एनिलिंग। अब एनिलिंग में क्या होता है? मैंने पहले बताया कि जब भी डीएनए का सिंथेसिस होता है तो वो किसी प्राइमर से स्टार्ट होता है। विदाउट प्राइमर एक लंबे डीएनए का सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है। तो पहले प्राइमर जोड़ा जाता है। तो नॉर्मल नेचुरल कंडीशन में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब तो आरएनए का प्राइमर यूज में लिया जाता है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पर होती है तो यहाँ पर एक स्टेबल प्राइमर होता है जो डीएनए का प्राइमर होता है। इसकी लंबाई होती है लगभग 10 से 20 बेस पेयर। अब वो प्राइमर क्या होते हैं? इसके एक एंड पर आकर जुड़ जाते हैं, जो दोनों टेम्पलेट के एक एक एंड पर आकर जुड़ जाएंगे। डीएनए सिंथेसिस हमेशा एक यूनिवर्सल लॉ है, एक ही दिशा में होगा। कौन सी दिशा में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में। कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में नहीं होता है। तो ये यहाँ पर भी पीसीआर में भी उसी दिशा में होगा। जैसे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट है तो इसके 5 प्राइम से 3 प्राइम टेम्पलेट पर नया डीएनए सिंथेसिस इस दिशा में होगा। तो ये प्राइमर आकर जुड़ गए।
तो प्राइमर आकर जुड़ते हैं कौन से टेम्परेचर पर, 50 डिग्री से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर एनीलिंग होती है, यानी प्राइमर जुड़ते हैं। तो प्राइमर जैसे ही जुड़ जाते हैं, प्राइमर के बाद में जुड़ने के बाद में कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर चेंज किया जाता है और डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है। ये प्रोसेस होती है, थर्ड स्टेप होती है 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब उसमें क्या किया जाता है, 70 से 75 डिग्री टेम्परेचर पर डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए टीपी जाकर क्या करते हैं, डीएनए टीपी क्या होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं और 1 बाय 1 आकर क्या हो जाते हैं, उससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस कर दिया जाता है। तो इस दिशा में यहाँ पर नया डीएनए सिंथेसिस बन गया और यहाँ पर इस दिशा में नया डीएनए सिंथेसिस बन गया। तो यहाँ पर पहले एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, तो साइकिल के लास्ट में, फर्स्ट साइकिल के लास्ट में हमें 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्राप्त हो गए। अब ये यहाँ पर ही कंप्लीट नहीं हो जाता, अब एक से हमें 2 ही प्राप्त हो गए, लेकिन हमें बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है। तो वहीं पर क्या कर दिया जाता है, दूसरा साइकिल स्टार्ट कर दिया जाता है। दूसरा साइकिल स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है, वापस से टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो ये 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों डीनेचर हो जाते हैं। दोनों डीनेचर होने पर क्या हो जाते हैं, 4 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्राप्त हो जाते हैं हमें। यहाँ पर 4 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए। अब चारों सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे और दूसरी स्टेप होगी इसमें एनीलिंग की, और इनके एंड्स पर प्राइमर आकर जुड़ जाएंगे। दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट साइकिल के एंड में क्या प्राप्त हुआ हमें, 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 2 डबल स्टैंडर्ड प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर देखना, दूसरे साइकिल के एंड में यहाँ पर 4 टेम्पलेट काम में आ रहे हैं, यहाँ पर 2 ही टेम्पलेट बने थे। अब यहाँ पर चारों टेम्पलेट के प्राइमर जुड़ गए एनीलिंग स्टेप में, और थर्ड स्टेप में सिंथेसिस हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज आकर 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण कर दिया। अब इसे यहीं से तीसरा साइकिल स्टार्ट कर दिया जाता है और वहां पर 8 टेम्पलेट बनते हैं, और 8 टेम्पलेट के बाद में वहां पर क्या प्राप्त हो जाएंगे हमें, 8 के आगे कितने बन जाएंगे, 8 से 16 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हर साइकिल के बाद में डीएनए मॉलिक्यूल की संख्या डबल होती जाती है। तो इस प्रकार से एक डीएनए मॉलिक्यूल से बहुत सारे मल्टीपल कॉपी बहुत ही कम समय में तैयार कर ली जाती है। अब देखो, पीसीआर में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि उस साइकिल में कितना डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, तो इसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट साइकिल में कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में देखो यहाँ पर MF इक्वल टू MI इंटू 2n। इस फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि लास्ट साइकिल में कितने डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ये जो MF है वो क्या है, फाइनल मॉलिक्यूल्स की संख्या, मतलब लास्ट साइकिल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी मॉलिक्यूल्स का मतलब टेम्पलेट कितने होंगे। तो और MI है इनिशियल मॉलिक्यूल्स के टेम्पलेट कितने थे, मान लो यहाँ पर इनिशियल मॉलिक्यूल टेम्पलेट कितने, 2 है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर इंटू 2 की पावर n। अब n क्या है, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल, कौन से साइकिल में कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर मान लो तीसरे साइकिल में कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गए इसके। तो तीसरे साइकिल के अंत में हमें कितने मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे, 16 डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे, और इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल भी ज्ञात कर सकते हैं कि लास्ट साइकिल में कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। इस फॉर्मूले में हमें नंबर ऑफ साइकिल रखना है और इनिशियल डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास कितने थे वो रखना है। तो ये होता है पीसीआर। अब पीसीआर के यूज के बारे में बात करें तो क्या होता है, देखो पीसीआर का यूज सबसे ज्यादा फोरेंसिक में हो जाता है। तो फोरेंसिक वाले क्या करते हैं, जैसे कोई क्राइम सीन पर जाते हैं, कोई सीबीआई या सीआईडी टीम जाकर वहां पर सैंपल उठाती है, कोई भी क्राइम होता है तो ब्लड सैंपल उठाती है या कोई भी सीमन सैंपल उठाती है, तो वो बहुत ही छोटे सैंपल होते हैं। तो उनको टेस्ट करने से पहले क्या किया जाता है, उनकी मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती है। तो मल्टीपल कॉपीज पीसीआर मशीन के द्वारा तैयार कर ली जाती है। और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली टेक्निक है पीसीआर टेक्निक, क्योंकि जब भी डीएनए पर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पहले उसकी मल्टीपल कॉपीज हमें चाहिए। और 2020 में जब से कोविड-19 पेंडेमिक आई है तो पीसीआर का ऑब्वियसली क्या बढ़ गया, बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया, मशीनें बहुत ज्यादा बनाई जाने लगी। तो पहले ये बहुत ही ज्यादा महंगी टेक्निक होती थी, अब धीरे धीरे इसको और भी सस्ता कर दिया गया, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा है पीसीआर मशीनों का भी। और तो अब सब बच्चा जानने लगा है कि पीसीआर किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो के बाद में हम पढ़ेंगे कि आरटी-पीसीआर कैसे होते हैं, कि कोविड-19 का जो टेस्ट किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो
तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट रह रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।